हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में बताऊंगी। ये आपके बीएससी पार्ट 3 के कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का ही एक पार्ट है। तो जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था इस पहले वाले वीडियो में, मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वैसे ही होता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। दोनों का बिल्कुल सिमिलर तरीका है उसका स्ट्रक्चर को असाइन करने के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। जैसा आपको मालूम है, फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है C6H12O6। फिर इसमें अपने आप को सबसे पहले क्या असाइन करना होता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है। 5 OH ग्रुप के लिए अपन को क्या करना होगा, एसिटाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। ये शो करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सेम ही आपने ग्लूकोज में भी देखा था। तो इससे अगर अपन को प्रूव करना है कि इसमें 5 OH ग्रुप है तो अपन को इसको पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव फॉर्म करना पड़ेगा। इसका सेकेंड रिएक्शन है, ये डाईमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये फॉर्म करेगा पेंटामिथाइल ईथर। इस रिएक्शन से भी पता चलता है कि इसमें 5 OH समूह हैं जो कि OCH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसके बाद अगला स्टेप है प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसके लिए क्या करते हैं कि फ्रक्टोज है वो रिएक्ट करेगा HCN के साथ में और ये फॉर्म करेगा साइनोहाइड्रिन, एंड विद हाइड्रोक्सिल अमीन ये फॉर्म करेगा ऑक्सीम। तो इसका मतलब है कि ये इसमें डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O समूह प्रेजेंट है। ये फ्रक्टोज है, ये NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फ्रक्टोज ऑक्सीम बना रहा है, और यहाँ पर ये HCN के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बना रहा है। तो ये रिएक्शन प्रूव करता है कि इसमें कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। फिर फ्रक्टोज का अगर अपन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विद कंसनट्रेटेड HNO3 तो ये बनाएगा टार्टरिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। अगर इसमें कीटोनिक ग्रुप उपस्थित होगा तभी ये ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड फॉर्म करेगा या टार्टरिक एसिड फॉर्म करेगा और ग्लाइकोलिक एसिड फॉर्म करेगा। फिर फ्रक्टोज का जब अपन रिडक्शन करते हैं विथ सोडियम हाइड्रोजन एंड वाटर तो ये एक मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल फॉर्म करता है। फिर फर्दर फ्रक्टोज है, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, पर ये टॉलेंस अभिकर्मक को, बेनेडिक्ट अभिकर्मक को और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है जैसे कि ग्लूकोज करता था। इसका मतलब क्या है कि फ्रक्टोज में अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए। इसका मतलब ये है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या करते हैं, ये आइसोमेरिक एल्डिहाइड को बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट कर देते हैं इन बेसिक मीडियम, और ये टॉलेंस अभिकर्मक, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन को ये रिड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद अगला इसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में क्या पॉइंट आता है कि कीटो ग्रुप कहाँ पर है, कौन से पोजीशन पर प्रेजेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि जो कार्बन चेन है वो स्ट्रेट 6 कार्बन की चेन है। इन दोनों पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए तो इसमें क्या करते हैं कि फ्रक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं साइनोहाइड्रिन के साथ में। तो क्या होता है कि एसिड ऑब्टेन होता है, और ये जैसे ये आपको देख रहे हैं इसका फ्रक्टोज की HCN के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये बन गया फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। यहाँ पे COHCN बन गया। इसको जब अपन रिड्यूस कर रहे हैं तो COH COH हो गया, और इसको जब अपन रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में ट्रीट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2-मिथाइल हेक्सोनोइक एसिड। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो फ्रक्टोज है वो 6 कार्बन एटम है, और जो सारे के सारे कार्बन एटम है वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, और जो कीटो समूह है वो 2 नंबर पर है, क्योंकि यहाँ पर CN समूह 2 नंबर वाले कार्बन पे अटैच हो रहा है। इसका मतलब है कि जो कीटो समूह है वो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव हो रहा है। इसके बाद क्या होता है कि इसको जब ऑन रिड्यूसिंग इसमें सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल, जब अपन फ्रक्टोज का रिडक्शन कर रहे हैं तो अपने को सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल में मिल रहा है।
और सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल को जब अपन रिड्यूस कर रहे हैं विथ सोडियम मरकरी एमलगम और H2O2 या विद हाइड्रो आयोडिक एसिड, तो इसमें क्या बन रहा है, एक मिक्सचर बनेगा 2 आयोडोहेक्सेन और हेक्सेन। तो इसका मतलब क्या है कि हेक्सेन का मतलब क्या हुआ कि इसमें 6 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में उपलब्ध हैं। तो इससे भी ये प्रूव हो रहा है कि इसमें जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, उसमें 6 कार्बन एटम है जो कि एक चेन में उपलब्ध है। तो इसके बेसिस पर जो अबव रिएक्शंस आपको जो बताए उसके बेसिस पर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बताया गया। यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन एटम्स हैं और जो दूसरे नंबर का कार्बन एटम है उस पर डबल बॉन्ड O ग्रुप है और इस पर CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, 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 CH2OH। तो ये इसका स्ट्रक्चर इसमें बताया गया। ये इसमें सब इसकी टेट्रावेलेंसी वगैरह सब इसमें कार्बन की बैलेंस हो रही है। और इसका जो स्ट्रक्चर है इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से जब अपन इसका रिएक्शन करते हैं तो अपने को इसका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अब अपन नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रक्टोज में क्या है कि जैसा आपको सिमिलर रिएक्शन है फ्रक्टोज में जैसा ग्लूकोज में था कि इसमें जब अपन इसका ओसा जोन बनाते हैं तो क्या हो रहा है, इसके ओसा जोन बनाने में इसमें C1 और C2 ही कार्बन एटम का इस्तेमाल हो रहा है। C1 और C2 कार्बन एटम्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अरेंजमेंट ऑफ H और OH है इन C3, C4, C5 और C6 ये ग्लूकोज की जैसे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि तो फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, जो ग्लूकोज है वहाँ पर CHO ग्रुप टॉप पर है, फिर CHOH, 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 CH2OH। यहाँ पर क्या हो रहा है, CH2OH सेकेंड पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O जो कि अपन का HCl के साथ में रिएक्शन से प्रूव हो गया। इसके बाद जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो इसका भी ग्लूकोज की जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। पर जैसा आप सब लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर रहा है और कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे NaHSO3 के साथ में एडिशन रिएक्शन ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रूव नहीं कर पाता। 2 आइसोमर्स फॉर्म होते हैं इसमें, एक मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोसाइड और एक मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोसाइड। तो जब इसका मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे इन ड्राई HCl तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ये 2 रिएक्शंस के फॉर्मेशन को प्रूव नहीं कर पाता। फ्रक्टोज है वो म्यूटर रोटेशन शो करता है। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है 2 फॉर्म्स का, फ्रक्टोज का एक का 133 डिग्री पर है और दूसरा 21 डिग्री पर है और ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं एट 92 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो म्यूटर रोटेशन है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। म्यूटर रोटेशन क्या होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टर्न करना। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे ग्लूकोज के लिए स्ट्रक्चर दिया गया, इसी तरह से फ्रक्टोज के लिए भी स्ट्रक्चर दिया गया और ये 2 स्ट्रक्चर्स दिए गए। एक ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज के लिए है रिंग स्ट्रक्चर और ये बीटा डी ग्लूकोज के लिए रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 फॉर्म इसमें शो हो रहे हैं आइसोमर्स के इन दोनों ग्लूकोज में। तो ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया। फिर हॉवर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला के हिसाब से इसका पायरेनो स्ट्रक्चर जो दिया गया फ्रक्टोज का, वो ये वाला स्ट्रक्चर पायरेनो स्ट्रक्चर दिया गया ये 6 मेंबर्ड रिंग के लिए। तो ये अल्फ़ा डी फ्रक्टो पायरेनोज है, यहाँ पर CH2OH ग्रुप है, डाउन में OH ग्रुप है और ये बीटा डी फ्रक्टो पायरेनोज है, यहाँ पर टॉप पर OH ग्रुप है और CH2OH ग्रुप नीचे है।
फिर इन फ्री स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इन पायरेनोज, यहाँ पर क्या है 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, पर जो फ्रक्टोज है इसको सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से भी फॉर्म कर सकते हैं, तो अपने को 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर मिलता है। तो वो क्या है कि जो 5 मेंबर्ड फ्रक्टोज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है, ये पायरेनोज स्ट्रक्चर है, ये 6 मेंबर्ड है। जो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है वो 5 मेंबर्ड है, उसका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिंग फॉर्मेशन है वो बिटवीन 1 और 4 है, तो ये अल्फ़ा डी फ्रक्टोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। तो इसमें जो रिंग फॉर्मेशन हो रही है वो बिटवीन 1st एंड 4th कार्बन एटम हो रही है। और फ्यूरेनोज का जो है वो स्ट्रक्चर है वो अपन इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ CH2OH ग्रुप है टॉप पर और OH ग्रुप नीचे है, और यहाँ पर OH ग्रुप टॉप पर है, CH2OH ग्रुप नीचे है। तो ये इसके कुछ मतलब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर थे इसके अनुसार। अब इसकी अपन बात करते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस की। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोपायरोनोज स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर कर सकते हैं विद साइक्लोहेक्सेन, बिकॉज इसमें जो COC बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा 109 डिग्रीज 28 मिनट से थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे जो दो इसके स्ट्रक्चर्स होंगे उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं चेयर और बोट फॉर्म से। जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, आप सबको पता है, जो बोट फॉर्म है उसके कंपैरिजन में। तो पायरेनोज स्ट्रक्चर है, चेयर कन्फर्मेशन है इसमें वो ज़्यादा स्टेबल है, और बोट कन्फर्मेशन है वो कम स्टेबल है। तो इसके जो दो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपन इस तरह से बना सकते हैं, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर है और ये बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर है। जो अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज पोजीशन है ग्लाइसोसाइक्लिक हाइड्रोक्सिल ग्लूकोज, इसमें एक्सियल है, और बीटा डी में जो ये जो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल है। तो इट इज़ अ जनरल रूल दैट दीज कन्फर्मेशंस इन विच बल्कि ग्रुप्स आर मोस्टली एट इक्वेटोरियल पोजीशन, वो ज़्यादा स्टेबल हैं। जहाँ पर भी बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसलिए इसमें क्या है कि जो बीटा आइसोमर्स है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू अल्फ़ा आइसोमर्स। अगर चेयर फॉर्म अपन इसकी लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि चेयर फॉर्म है अल्फ़ा और बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज, उसका ये स्ट्रक्चर अपन लिख सकते हैं, ये है 3rd स्ट्रक्चर और ये 4th स्ट्रक्चर गैलेक्टोपायरेनोज का ये स्ट्रक्चर है। अगर बोट कन्फर्मेशन अपन इसका लिखेंगे तो बोट कन्फर्मेशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा डी मैनोपायरेनोज, ये अपन इसमें शो कर सकते हैं, जहाँ पर भी बीटा आइसोमर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये अल्फ़ा डी मैनोपायरेनोज है और ये बीटा डी मैनोपायरेनोज है। एक अल्फ़ा स्ट्रक्चर है, एक बीटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी जो बीटा स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर इसमें एरिथ्रियो और थ्रियो आइसोमर्स, इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड जिसमें दो डिफरेंट चिराल सेंटर्स होंगे विच डू नॉट मिरर इमेजेस, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे, उनको डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, और इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को डाइस्टीरियोमेरिज्म कहते हैं। फिर से मैं बताती हूँ कि कंपाउंड जिसमें दो इंडिफरेंट चिराल सेंटर्स होंगे कंटेनिंग मिरर इमेजेस नहीं होंगे, उनको डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं और इसको डाइस्टीरियोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पे दो चिराल कार्बन एटम्स हैं, तो वेन हॉफ फार्मूला के अनुसार जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं, 4 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे के ये एक कार्बन है जहाँ पर एक H ग्रुप है, एक Br ग्रुप है, एक COH ग्रुप है। इस कार्बन पे Br ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, H ग्रुप है। तो ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते क्योंकि दोनों कार्बन भिन्न हैं, पर इसकी जो मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज वो भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक
एनेंशियोमर्स बोलेंगे। सिमिलरली ये एक एनेंशियोमर्स है, ठीक है, तो इसके अपने को 4 एनेंशियोमर्स मिलेंगे। जो इसमें आइसोमर ए और बी है और जो सी एंड डी है वो एनेंशियोमर्स हैं, पर जो स्ट्रक्चर ए सी और ए डी, सिमिलरली बी सी एंड बी डी, ये दोनों एनेंशियोमर्स नहीं हैं। ए सी और ए डी और बी सी एंड बी डी ये एनेंशियोमर्स नहीं हैं और इन पेयर्स को बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एरिथ्रो एंड थ्रियो जो पेयर्स हैं कार्बन एटम के नाम पे, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन पेयर्स होते हैं। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग आइडेंटिकल ग्रुप्स इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एरिथ्रो पेयर्स, और जो सेम ग्रुप्स हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं उनको थ्रियो पेयर्स बोलते हैं। ये देखिए आप, ये एरिथ्रो पेयर्स हैं। इसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है, जो H ग्रुप है वो दोनों एक साइड हैं, OH ग्रुप एक साइड हैं, और थ्रियो में क्या है, OH एक तरफ है, एक दूसरी तरफ है, H एक तरफ है, एक दूसरी तरफ है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो ऐसे समूह जिनमें जो ग्रुप हैं, जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं, जो सेम डायरेक्शन में हैं, उनको एरिथ्रो पेयर्स बोलते हैं। और आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हैं तो उसको थ्रियो ग्रुप्स बोलते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।